जो जनता कर्फ्यू वाली मुहिम थी, जो भी चीज़ था, एक प्रैक्टिस दिया गया एक दिन का, उसके बाद सबने उस चीज़ को अडॉप्ट किया आगे के दिनों में। अभी लॉकडाउन बढ़ाने की बात दुनिया में हर आदमी यही कह रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन सब कुछ ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ये लग जाता है, बहुत ही रक्षात्मक हम खेल रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन करके लोगों को घर में बंद करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा मतलब सकारात्मक तब होता जब इस लॉकडाउन का इस्तेमाल, ये जो समय अवधि है, जो 21 दिनों की चीज़ जो हुई, इसका भी इस्तेमाल हम मतलब सकारात्मक रूप से करते हैं। जैसे क्या करते हैं, अभी तो आपने देखी 2-4 घटनाएं ऐसी देखी कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको कोरोना हो गया, उनके साथ जो है कुछ घटनाएं ऐसी आ गई। तो हमने मतलब स्क्रीनिंग की जो हमारी प्रक्रिया है उसको बहुत स्लो रखा है। अभी तो आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेज हैं, केरला में सबसे ज़्यादा केसेज हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केसेज हैं। ऐसी बात है इसके पीछे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं। वहाँ की मेडिकल व्यवस्था ने सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए आपको इतने केसेस दिख रहे हैं। राजस्थान में इतने केसेस दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ नहीं हो रहा, आप भी जानते हैं ईमानदारी से कि कई प्रदेशों में मतलब हमारी जो ये प्रक्रिया है थोड़ी स्लो है। हमें 21 दिन के लॉकडाउन को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए था। जो ये मजदूरों के पलायन और अफरा तफरी और महामारी को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन वाली घटना हुई थी, इस पर भी मैंने कहा था, जनता कर्फ्यू से ही 5-7 दिन पहले कहा था कि हमने ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम जिन लोगों को मतलब जिनका डेली कमाने और डेली खाने की व्यवस्था है, जिनके जीवन में कहानी के तौर पर भी मैंने समझाया था, शायद आपको याद होगा, उनके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनके घर पे ही सारा कुछ अरेंज हो जाएगा, तभी वो भय में कहीं इधर उधर जाने की चेष्टा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाया, और हुआ भी तो वो कन्विंस नहीं हो पाए। उन्हें अपने भविष्य का भय लगा और अपने गांव की तरफ कुछ करने लगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ और बहुत ज़्यादा हमारा शासन प्रशासन और सारी व्यवस्था इसी में लगी रही। 21 दिनों में हमें अपनी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं टाइट करनी चाहिए थी। हमें अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए था। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी और उस 21 दिनों में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आगे जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी तो हमें किन किन चीजों को खोलना है जिससे कि आवश्यक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं पर फर्क न पड़े। देश की अर्थव्यवस्था का जो वो है चरमराहट है वो ना हो, कम से कम सप्लाई चेन मैनेजमेंट चलता रहे। ये हमने शायद विचार नहीं किया था। अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारी सियासत के पास कि किस चीज को खोले, किस चीज को नहीं खोले। गेहूं की फसल कट चुकी है, खेत से माल खलिहान में पहुंच चुका है। वो खलिहान से अगर बाजार में नहीं जाएगा तो आपका जो सप्लाई है वो गड़बड़ हो जाएगा, आपको रोटी नहीं मिलेगी देश को। ये एक बहुत बड़ी समस्या होनी जा रही है। जैसे कि हमारा मंथ एंड करता है और सारा बजट खत्म हो जाता है, उसी तरीके से उस फसल का, रबी खरीफ जो फसल है उनका ईयर एंड हो गया है। अगर वो अब नहीं बाजार में पहुंचे तो जो पहले का स्टॉक है उस पर असर पड़ेगा और बाहर से आपको माल मंगाना पड़ेगा, जो कि आज संभव नहीं है, जो कि आज विदेशों से माल आना संभव नहीं है। हमने सारा परिचालन रोक रखा है। अभी मैंने घटना सुनी थी कि महाराष्ट्र सरकार ने जो आयुष के डॉक्टर हैं, आयुष के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। जो होम्योपैथिक हैं और जो आयुर्वेदिक हैं या जो भी यूनानी हैं, जो भी हैं, उन लोगों, उन डॉक्टरों को, उन मतलब चिकित्सकों को ये शिक्षा देना शुरू कर दिया है कि कोरोना की जांच कैसे करें, कोरोना के रोगी को कैसे हम इलाज करें, कैसे उनकी देखभाल करें। बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस में, आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो 7 जन्मों की कमाई लगने वाली प्रक्रिया है फी के रूप में, उससे बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि सस्ता अपना मतलब सस्ती शिक्षा लेने के चक्कर में चाइना में, रसिया में, बेलारूस में, नेपाल में, नेपाल जो आपका सबसे मित्र पड़ोसी देश है, प्रीफर्ड कंट्री है आपका, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो ये डॉक्टर्स पढ़ के आते हैं, ट्रेंड होके आते हैं, अच्छी शिक्षा लेके रखते हैं, इनको आप जो है एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है पार करना, जिसमें फॉरेन मेडिसिन, फॉरेन जो पढ़ के आते हैं, FMG जिनको कहते हैं, जो फॉरेन से पढ़े आए वो लोगों को MCI को टेस्ट लेती है, जो कि काफ़ी टफ है, और उसका रिजल्ट किस आधार पे होता है और उसकी जो प्रक्रिया होती है कितनी कठिन होती है। तो आपने उस चीज़ से रिलैक्सेशन देके अगर आप आगे बढ़ते तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स, जो कि बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, भगवान न करे आए, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ी समस्या आ जाए कि आपके पास डॉक्टरों का अभाव हो जाए। उन डॉक्टरों की अगर आप छोटी मोटी जांच कर लेते या उनको देख लेते वो कितना ट्रेंड है और उनको आज इस महामारी में सेवा का मौका देते, तो आपको ये जो आज सोचना पड़ रहा है कि हमारे पास डॉक्टर्स कम है, हमारे पास नर्सेज कम है, ये सोचना नहीं पड़ता।
कम से कम जब सब लोग हॉल अपना देना शुरू कर दिए, ऑफिसेज देना शुरू कर दिए, स्टेडियम जो क्वारंटाइन भवन में बदलने लगा, तो कम से कम वो डॉक्टर्स वहां सेवा दे सकते थे। पर हॉस्पिटल के हिसाब से भी जो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तो इतनी बड़ी डॉक्टरों की समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे? एफएमजी एग्जाम को अभी 2-4 सालों के लिए मतलब पोस्टपोन करना चाहिए, और उन डॉक्टर्स को जो विदेशों से ट्रेन होकर आए हैं, जिनके लिए आप एक परीक्षा का माध्यम रखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले, उनको अभी रिलैक्सेशन देना चाहिए। और जो भी हमारे कोरोना कमांडोज लगे हुए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आपको सफाई कर्मी हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के जो भी हो, आपके डिलीवरी बॉय हो, जो कुछ भी हैं, जो भी आज इस महामारी में अपनी सेवा देकर जीवन परिचालन जो भी कुछ मतलब संभाल रहे हैं, पुलिस वाले हों, आर्मी वाले हों, सबसे पहले आपको इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ताकि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो कि मुझे कोरोना नहीं है और कोरोना के इलाज करने में मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उन नर्सेस को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, जो माताएं बहनें आशा के रूप में काम करती हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आपको उनके लिए जो स्वास्थ्य जो किट होता है, जो भी उसका PPP या PPE जो भी किट बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द नेम, लेकिन जो भी चीज है वो उनको मुहैया कराना पड़ेगा। और वो जो भी चीज आप मुहैया करा दे, सबसे जरूरी है कि उनके दिमाग में ये बैठाएं कि आप कोरोना का इलाज करिए, कोरोना से आपको दिक्कत नहीं है। ये तब संभव होगा जब आप उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। सबसे पहले उनको आश्वस्त करें। ये 2-4 चीजें थी, ये 2-4 चीजें थी जिन पे आपको सोचने की जरूरत थी। वीडियो लंबा हो जाएगा, और भी कई सुझाव मैं दे सकता हूं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं टीवी में भी आके बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। मैं बस यही निवेदन करूंगा अपने समस्त भाइयों बहनों से कि आप लोग पैनिक न हो। हमारे पास कोई उपाय नहीं है घर में रहने के अलावा, अपने आप को सुरक्षित करने के अलावा। आप टीवी देखें, आप मजा लें, आप फिल्म देखें, जो कुछ भी करें, घर के काम सलटाएं, पढ़ाई लिखाई करें, अपने को दुरुस्त करें, लेकिन आप घर में ही रहें। अच्छा, अंतिम में मुझे एक पॉइंट याद आया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको भी कोई निर्देश दिया जाए कि भाई 2-3 महीने का जो तुम ये फी ले रहे हो, इसको छोड़ो। अब ये जो झंझट शुरू हुआ है कि बच्चों को हम वीडियो पे ये देंगे और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस देंगे, इसके नाम पे फी मत लीजिए आप। जो गरीब जो मकान मालिक हैं, जिनका किराए से ही पेट चलता है, उनको हमने निवेदन कर करके हाथ जोड़ जोड़ के ये समझाया और एक मुहिम चला दिया कि किराया न लें। कई लोग किराया नहीं ले रहे हैं, मेरे जानने में कई लोग किराया नहीं ले रहे हैं। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स को भी ये समझाया जाए कि देखिए, इस महामारी में आप भी जो है मतलब अपने फी की रियायत दें। ये सब कई चीजें हमें तैयारी करनी चाहिए। लॉकडाउन के लिए आगे देश तैयार है, लेकिन सरकार को तैयारी अपनी मजबूत करनी चाहिए। डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो हमारे कोरोना कमांडोज, कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब देखना होगा। बस यही मैं निवेदन करूंगा। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद।